हेलो गाइस, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लेके आए हैं 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक सीरीज़, जिसका ये पार्ट 1 है। और आने वाली सभी सीरीज़ों में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विल बी। एडमिशन जब होता है एक पार्टनर का, उस समय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को हम कहाँ पे शो करते हैं और क्या एंट्रीज की होती है। देखिए, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देता हूँ। जब हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की, आपको पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड एसेट को हम किस तरफ दिखाते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन अकाउंट की दिखती है। आपने फॉर्मेट देखा होगा, तो वहाँ पे इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके हिसाब से जनरल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट यानी अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब होता है वो हमारा कुछ ना कुछ या तो इन्वेस्टमेंट होगा या कोई इनकम होगी। तो इसके हिसाब से अगर हम जनरल एंट्री करें तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, goodwill of a firm of A and B is valued at 30,000 rupees. It is appearing in the books at 12,000 rupees. C is admitted for 1 upon 4th share. What amount he is supported to bring for goodwill? आपको बताना है वो बंदा कितनी गुडविल लेके आता है। देखिए, जब ए और बी ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, उनकी गुडविल है 30,000 रुपीज़ की और ऑलरेडी अपेयर्ड है 12,000 रुपीज़ की गुडविल। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, 12,000 जो ऑलरेडी अपेयर्ड है इसको आप राइट ऑफ करते हैं। उसके बाद जब फर्म की गुडविल की हम बात करते हैं, फर्म की गुडविल है 30,000। 30,000 इंटू 1/4 कितना आएगा, 7,500 रुपीज़। ये जो गुडविल है, यही वाली गुडविल नया वाला पार्टनर लेके आएगा। तो कैसे निकालना है, 30,000 इंटू 1/4 इक्वल टू 7,500 रुपीज़। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7,500 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 respectively. Ramesh capital 1,02,000 and Suresh capital 73,000. They admit Mahesh and agree to give him 1/5 share in future profit. Mahesh brings 14,000 as his share of goodwill. He agreed to contribute capital in the new profit sharing ratio. How much capital will be brought by Mahesh? तो यहाँ पे महेश जो एक नया पार्टनर आता है, उसका एडमिशन होता है 1/5 शेयर के लिए, और वो अपने हिस्से के लिए 14,000 गुडविल लेके आता है। आपको यहाँ पे बताना ही इज़ एग्री टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी कैपिटल होगी वो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होगी। तो सबसे पहले आपको कहाँ क्या करना है, पहले वो समझ लीजिए। जितनी भी फर्म की कैपिटल है वो निकालिए, 1,02,000 प्लस 73,000 प्लस 14,000, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अमाउंट कितना आता है उसको आप जो रेशियो है 4/1 - 1/4 5 इज इक्वल टू आएगा 4/5। तो यहाँ पे काम क्या करना है आपको, 5/4 कर देंगे। तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसका 1/5 निकालेंगे। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, 47,250 रुपीज़ का। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको करके देखिएगा, 1,02,000 प्लस 73,000 प्लस 14,000 इंटू 5/4 इक्वल टू फर्म की कैपिटल हो जाएगी, और उसका 1/5 निकालेंगे तो 47,250 रुपीज़। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे टेक से सी एज अ न्यू पार्टनर, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, ये है आपका 3 लाख रुपीज़। 33 लाख नहीं है, 3 लाख है। एंड ब्रिंग्स, सी जो है वो 30,000 रुपीज़ अपने गुडविल का हिस्सा लेके आता है फॉर कैश विच इज़ इंटायरली क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, जिसको पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, किसके, ए के। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, अब आपको बताना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे नहीं दिया है, ध्यान से देखिएगा। वो गुडविल का जो हिस्सा है वो 30,000 रुपीज़ लेके आता है,
और जो फर्म की गुडविल है वो है 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप समझ सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1/10 शेयर के लिए वो पार्टनर आ रहा है। और उसका हिस्सा कौन ले रहा है? ए ले रहा है। तो ए का जो हिस्सा है वो कितना है? 3/5। उसमें से उसने 1/10 दे दिया। किसको दिया है? न्यू पार्टनर को। तो कितना बचेगा यहाँ पे? एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। 5 2 जा 10, यहाँ 6 - 1 = 5/10। तो ये ए का आ गया। अब देखो ए का कौन सा ऑप्शन आ रहा है जिसमें सी वाला, देखो सी में ए का पता है कि आपको 5 आ गया। बी में कोई चेंजेस नहीं है, डिनोमिनेटर आपको बराबर करना है। तो बी का जो हिस्सा है वो कितना है? 2/5 है। आपको डिनोमिनेटर 10 करना है, तो 10 करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5:4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 4:3. Z is admitted for 1/5 share and he brings in 1,40,000 as his share of goodwill in cash, of which 1,20,000 is credited to X, remaining amount to Y. New profit sharing ratio will be। आपको यहाँ पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो 4:3 है। जेड का एडमिशन होता है 1/5 शेयर के लिए। वो अपने हिस्से के लिए 1,40,000 रुपये का गुडविल लेके आता है, वो भी कैश में ले आता है। अब उसके हिस्से को दो लोग बांटते हैं। एक्स के हिस्से में जाती है 1,20,000 और बचा हुआ हिस्सा किसको मिलता है? वाई को मिलता है। तो वाई को कितना मिलता है? वाई को मिलेगा 20,000 रुपीज़। एक्स को मिलेगा 1,20,000 और वाई को मिलेगा 20,000। तो इसके हिसाब से अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखें तो 1,20,000 रेशियो 20,000, ये रेशियो बन रहा है। तो यहाँ पे आएगा 21 या 20 और 26 या 12। तो 6:1 का रेशियो सेक्रीफाइसिंग में बन गया है। आपको यहाँ पे बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको आप कैलकुलेट करिएगा कि कैसे निकलेगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपको इसको समझाता हूँ। फिलहाल मैं इसका राइट ऑप्शन आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज़ 2:1:2। ठीक है, आप इसको ट्राई करिएगा। ये आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, बहुत बड़ा नहीं है। मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर ही दिया है, आप कर ले जाएंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर। ए एंड बी शेयर 2/3 ऑफ प्रॉफिट इक्वली एंड सी एंड डी शेयर्स रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। यहाँ पे आपको ए बी सी डी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना बहुत ही आसान है करना। देखिए किस तरीके से करेंगे, बस ये समझ लेते हैं। 2/3, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2/3 इंटू 1/2। ये कौन ले रहा है? सी एंड डी ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2/6 ये मिला किसको? ए को, और 2/6 मिला बी को। रिमेनिंग जो बचा वो कितना बचा है? 1/3 बचा है, इंटू सी और डी का कितना है? 3/3:2 का रेशियो है। तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा सी का, और 1/3 इंटू 2/5 ये हो जाएगा डी का। तो सी को कितना मिला? ध्यान से देखिएगा, सी को मिला है 1/3 इंटू 3/5 इज इक्वल टू आएगा 3/15, और डी को मिला है 1/3 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2/15। तो लास्ट में 3:2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप नॉर्मली इसको समझ सकते हैं। 3:2 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? लास्ट में सिर्फ इस वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। और ए और बी का मैंने क्या बताया था आपको? इक्वली ले रहे हैं। तो 2/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना आया? 2/6। इसका मतलब है 1/3। आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर 15 करना है। 15 करने के लिए क्या करना है? यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसका भी और इसका भी। तो 5:5:3:2 ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप बताइएगा, मैं दोबारा इसको आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट डैश इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या, ये आपको बताना है। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है। ऑप्शन ए रिजर्व, ऑप्शन बी गुडविल, ऑप्शन सी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ऑप्शन डी बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको पता है जब हम बात करते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो की,
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वो होता है गुडविल के लिए। क्यों होता है? क्योंकि जो एक पार्टनर आता है अपने हिस्से के लिए प्रीमियम लेके आता है, उसमें राइट और रेशियो वही होता है जब एक ओल्ड पार्टनर जितना भी अपने हिस्से को सेक्रीफाई करेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो गुडविल के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ कंपनी with a capital of 1,80,000 and 2 lakh rupees. Z is admitted for 1/3 share in profits and brings 3,40,000 as capital. Calculate the amount of goodwill. तो यहाँ पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। बहुत ही आसान सा करना है, तरीका है। किस तरीके से करेंगे ये समझ लीजिएगा। एक जो पार्टनर आता है वो कितनी कैपिटल लेके आया है? 3,40,000। कितने शेयर के लिए है? 1/3 के लिए है। आपको नेट वर्थ निकालनी। नेट वर्थ निकालने के लिए क्या करना है? इसी के रेशियो को रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद अमाउंट आएगा 10,20,000 रुपीज़ का। इसमें से आप कंबाइंड कैपिटल, तीनों पार्टनर की कैपिटल माइनस कर दीजिए। तीनों पार्टनर का मतलब कितना हुआ? 1,80,000 एक्स का, 2 लाख वाई का और 3 का 3,40,000। ये मिला के तीनों हो जाएगा 7,20,000 रुपीज़। 7,20,000 माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 3 लाख रुपीज़। ये 3 लाख क्या है? हिडन गुडविल है। एक फर्म की हिडन गुडविल निकल आई है। अब आपको ये बताना है, यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। यहाँ पे इसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आपको पार्टनर कितना लेके आता है। अगर पार्टनर का पूछता है यहाँ पे तो 1/3 कर देंगे तो 1 लाख रुपए आ जाएगा पार्टनर का। लेकिन यहाँ फर्म की बात हुई है तो फर्म का गुडविल कितना आया? 3 लाख रुपए। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 लाख रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9 है, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3 on admission, receiving 70,000 as cash and 43,000 against goodwill. The new profit sharing ratio between A, B and C is 7:5:4. The sacrificing ratio of A and B is, ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है। न्यू पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेके आता है और गुडविल का पैसा लेके आता है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/8 है और न्यू रेशियो कितना है? 7:5:4। तो 7 और 4 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे 16 आ गया। एलसीएम आपने ले लिया 16, 8 2 16, 5 2 10 माइनस 7 इज इक्वल टू आएगा 3/16। तो ए का कितना निकल आया? 3/16 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ए का कितना आ रहा है? 3/16। तो ऑप्शन ए आपको दिख गया होगा। आप समझ गए हैं कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है। लेकिन दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं। तो दूसरा वाला निकालने का तरीका क्या है? दूसरे वाले का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/8 है और न्यू रेशियो कितना है? 5/16। एलसीएम कितना हो जाएगा? 16, 8 2 16, 3 2 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/16। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, दैट इज 3:1। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They agree to admit D into the firm. A, B, and C agree to give 1/3, 1/6, 1/9 share of their profit. The share of profit of D will be. यहाँ पे आपको ये बताना, देखिए बहुत सिंपल सी है, समझ लीजिए करना कैसे है। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6। ये अपने हिस्से का 1/3 दे देता है। किसको देता है? डी को। तो कितना दे देगा ये? 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18। इसको शॉर्ट में कर दीजिए। शॉर्ट में करना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो 1/6 आ जाएगा। बात करें अगर बी की, तो बी का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/6 और ये अपने हिस्से का 1/6 देता है। इसका मतलब है 2/36 ये दे देगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में करेंगे। 2 1 जा 2, 2 18 जा 16। तो 1/6 और 1/18 ये दो लोगों का आ चुका है। तीसरा वाला जो पार्टनर है वो कितना देता है ये ध्यान से देख लो। उसका वो तीसरा वाला जो पार्टनर है उसका शेयर है 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/9 इज इक्वल टू आएगा 1/54। अब तीनों पार्टनर का आपको पता चल गया किसने कितना दिया है।
देखिए ए ने दिया था 1/6 प्लस 1/18 प्लस 1/54। सबका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 54 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 9 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, टोटल आएगा 13/54। तो 13/54 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13/54। क्वेश्चन नंबर 11 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी के बारे में आपको पता है कि ये हमारे देश का इनडायरेक्ट टैक्स है और इसका रीज़न क्या था, वन नेशन वन टैक्स। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जीएसटी वॉट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। जीएसटी कब से इम्प्लीमेंट हुआ है अपने देश में। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2017, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन नंबर सी 1 मार्च 2017, ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 2017। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 जुलाई 2017 से ये अपने देश में लागू हुआ है पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 है इन इंडिया द जीएसटी इज बेस्ड ऑन द डुअल मॉडल जीएसटी अडॉप्टेड इन। देखिए अपने देश में जीएसटी जो बेस्ड है वो डुअल मॉडल पे बेस्ड है और ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कनाडा। तो ये कनाडा से लिया गया है और वहीं के उस पे बेसिस पे ये बेस्ड है, डुअल मॉडल पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 है जीएसटी इज ए कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए डेवलपमेंट, ऑप्शन बी डिविडेंड, ऑप्शन सी डेस्टिनी, ऑप्शन डी डेस्टिनेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्यों है, क्योंकि जो बंदा गुड्स को परचेज करके अपने साथ ले जाता है या सेल कर देता है तो यहाँ पे डेस्टिनेशन, जो खरीदने वाला बंदा होता है वही टैक्स का पेमेंट करता है, तो डेस्टिनेशन जो लेने वाला है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन इंडिया जीएसटी मॉडल इज। आपको यहाँ पे बताना है जीएसटी मॉडल के जो स्ट्रक्चर है इंडिया में वो क्या है, कितने नंबर्स हैं उसमें। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो अपने देश में जो स्ट्रक्चर है वो है 4, ऑप्शन बी इसका होगा। कैसे है 4 ये समझ लीजिए। जो हमारे यहाँ टैक्स के रेट है वो है 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो इसके बेसिस पे इसको बनाया गया है, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन इंडिया इसको 4 किया गया है। लेकिन जब अगर हम बात करें कि टैक्सेस जीएसटी के कितने टैक्सेस हैं तो वहाँ पे एक और भी इंक्लूड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5 टैक्स है। एक है जीरो टैक्स जो सबसे कम लगता है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे जीएसटी का बिल्कुल जीरो चार्ज लगता है तो उनको हम जीरो टैक्सेशन बोलते हैं। और हाईएस्ट रेट अपने देश में कितना है, वो है 28% जीएसटी का। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी। आपको सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट बताना है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 20%। तो 20% सीजीएसटी के लिए हाईएस्ट रेट है और मैंने अभी 28% बोला था, वो ओवरऑल जीएसटी की बात हो रही है। 28% ओवरऑल जीएसटी पे हाई है, ना वो सीजीएसटी की बात है ना वो एसजीएसटी की बात है, वो ओवरऑल की बात हुई थी। तो यहाँ पे जो सीजीएसटी की बात है वो 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 द मैक्सिमम रेट ऑफ एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। आपको एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की बात करनी है। देखिए जब हम सीजीएसटी की बात करते हैं या एसजीएसटी की बात करें, अगर इनकी इंडिविजुअल पे बात आए तो ये सेम चीज़ें हो जाती हैं और यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 के लिए 20%। तो एसजीएसटी भी आपका 20% होगा और सीजीएसटी भी आपका हाईएस्ट रेट में 20% जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है टैक्स दैट आर लेवाइड ऑन एनी इंट्रा स्टेट परचेज आर। आपको टैक्स जो है जो चार्ज होता है इंट्रा स्टेट के लिए, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है।
इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर। जैसे हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र जो स्टेट है उसके अंदर ही अगर हम गुड्स की सेलिंग करते हैं, गुड्स की परचेजिंग करते हैं, तो वो आपका इंट्रा स्टेट परचेज या सेल कहलाएगा। अगर हम इंटर स्टेट की बात करते हैं, तो आप महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ जाइए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब हम बात करते हैं सेलिंग और परचेजिंग की, तो वो हो जाता है इंटर स्टेट। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए आईजीएसटी, ऑप्शन बी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ऑप्शन सी एसजीएसटी, ऑप्शन डी और ये हो जाएगा यूटीजीएसटी। यहाँ पे ऑप्शन है यूटीजीएसटी। तो आपको बताना है कौन सा इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपको बताना चाहूँगा, जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही लगता है, आपने जनरल एंट्री में देखा भी होगा। और अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई की बात करते हैं तो वहाँ पे आईजीएसटी की बात होती है, क्योंकि सारा का सारा टैक्स जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और वो अपने हिसाब से स्टेट को और सेंट्रल दोनों को किस तरीके से बांटती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डज आई इन आईजीएसटी स्टैंड फॉर। आपको बताना है कि यहाँ पे आईजीएसटी का जो मतलब है वो आई का क्या मतलब होता है। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑन बैलेंस शीट एक्रूवल, नोट्स पेबल एंड अकाउंट पेबल आर लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी। इन सबको बैलेंस शीट में किस कैटेगरी में हम रखते हैं। ऑप्शन ए करंट लायबिलिटी, ऑप्शन बी एक्यूमुलेटेड लायबिलिटी, ऑप्शन सी नॉन करंट लायबिलिटी, ऑप्शन डी एक्रूड लायबिलिटी। तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 की जब हम बात करते हैं तो इन सब चीज़ों को हम कहाँ लेके जाते हैं, नोट्स पेबल, एक्रूवल और अकाउंट पेबल, जिनका पेमेंट हम विद इन 1 ईयर के अंदर करते हैं, उन सबको हम करंट लायबिलिटी हेड के अंदर ट्रीट करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इन्वेंट्री, कैश एंड इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आर लिस्टेड एज। तो इन्वेंट्री, कैश और कैश के इक्विवेलेंट जो चीज़ें हैं, अकाउंट रिसीवेबल को हम कहाँ पे लिस्ट करते हैं। ऑप्शन ए अर्निंग्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन बी पेमेंट ऑन इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन सी एसेट ऑन द बैलेंस शीट, ऑप्शन डी लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। तो 21 क्वेश्चन के जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दैट इज एसेट ऑन बैलेंस शीट। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसेट ऑन बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो करंट एसेट नहीं है। ऑप्शन ए सप्लाईज, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन डी अकाउंट रिसीवेबल, ऑप्शन डी प्रीपेड। तो आपको यहाँ पे देखने से ही लग रहा होगा कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, बट यहाँ पे लैंड की बात कर दिया है। तो लैंड क्या होता है, लैंड जो होती है वो हमारी फिक्स एसेट्स होती है, वो करंट एसेट्स नहीं होती। अब करंट एसेट और फिक्स एसेट क्या होती है। करंट एसेट्स का मतलब होता है जिनको हम बेच के कैश में कन्वर्जन ईजिली कर लें, ठीक है जी, तो वो हमारे लिए करंट एसेट्स कहलाएंगे, या जिनका पैसा हमें 1 साल के अंदर मिल जाएगा। लेकिन जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, तो इन सब को हम फिक्स एसेट्स के हेड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे करंट एसेट्स इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है लैंड। लैंड है हमारा फिक्स एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन द सिचुएशन ऑफ बैंकरुप्ट ए स्टॉक विच इज रिकॉर्डेड अबव कॉमन स्टॉक एंड बिलो डेब्ट अकाउंट इज। तो आपको एक सिचुएशन है बैंकरुप्ट का जिसमें स्टॉक जिसको हमने रिकॉर्ड किया है अबव कॉमन स्टॉक एंड बिलो डेब्ट अकाउंट, वो क्या होगा। ऑप्शन ए प्रिफर्ड स्टॉक, ऑप्शन बी डेब्ट लाइबिलिटी, ऑप्शन सी कॉमन लाइबिलिटी, ऑप्शन डी हाइब्रिड स्टॉक। 23 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज होगा प्रिफर्ड स्टॉक, क्योंकि हम इसको प्रिफर्ड स्टॉक के हेड में ले जाते हैं और वहीं पे इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए फर्म बाई प्रोडक्ट डज नॉट बट डज नॉट पे टू सप्लायर इंस्टेंटली, दिस इज रिकॉर्डेड एज। एक फर्म कोई सामान खरीदती है लेकिन सप्लायर को तुरंत पेमेंट नहीं करती है, तो उसको वो किस तरीके से रिकॉर्डिंग करती है। ऑप्शन ए अकाउंट रिसीवेबल, ऑप्शन बी अकाउंट पेबल, ऑप्शन सी एक्यूमुलेटेड लायबिलिटी, ऑप्शन डी करंट लायबिलिटी। तो कौन से हेड में इसको लेके जाएगी। इसका जो सही होगा ऑप्शन वो होगा ऑप्शन नंबर बी अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल का मतलब है
कि आज नहीं कर रहा है, वो तुरंत नहीं कर रहा, लेकिन एक दिन 2 दिन बाद या 1 महीने के अंदर या पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड होगा विद इन 3 मंथ्स, तो इसके अंदर वो पेमेंट करेगा। इसलिए इस ऑप्शन का जो सही ऑप्शन होगा वो हुआ अकाउंट पेबल, क्योंकि वो हमारी करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है। तो अकाउंट पेबल हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द बैलेंस शीट द टोटल ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग्स आर डिनोटेड एज। बैलेंस शीट के अंदर जब हम कॉमन स्टॉक की बात करते हैं, रिटेन अर्निंग की बात करते हैं, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ऑप्शन ए कॉमन इक्विटी, ऑप्शन बी ड्यू इक्विटी, ऑप्शन सी प्रेफर्ड इक्विटी, ऑप्शन डी कॉमन परपेचुटी। तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है, तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। कॉमन इक्विटी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री दैट गिव्स ए लोअर कॉस्ट ऑफ कमोडिटी सोल्ड इन एन इनकम स्टेटमेंट इज डिनोटेड एज। एक प्रोसेस ऑफ अकाउंट ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, रिकॉर्डिंग मतलब इन्वेंट्री को जो रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस है, दैट गिव्स ए लोअर कॉस्ट ऑफ कमोडिटी सोल्ड इन एन इनकम स्टेटमेंट, किस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे? ऑप्शन ए फर्स्ट आउट रिसीवेबल, ऑप्शन बी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन सी लास्ट आउट रिसीवेबल, और ऑप्शन डी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कोई भी इन्वेंट्री जो लो कॉस्ट पे हमारे यहाँ आई है, उसको हम किस तरीके से अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फीफो मेथड, क्योंकि वो चीज़ें जो पहले आती हैं उसको हम पहले अपने यहाँ से सोल्ड आउट कर देते हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज फीफो मेथड में हम उसको यूज़ करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी विच कैन बी चार्ज्ड इनटू कैश टू दियर बुक वैल्यू प्राइस आर कैटेगराइज एज। इसको किस कैटेगरी में हम दिखाएंगे? ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी इन्वेंट्री, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी कैश इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि जो हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं वो चार्ज होती हैं इनटू कैश, वो कैश में चार्ज होती हैं। और उनको हम किस कैटेगरी में दिखाएंगे? जब कोई चीज़ कैश में चार्ज होगी तो जाहिर सी बात है उसको कैश या कैश इक्विवेलेंट में ही हम दिखाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अर्निंग्स दैट हैव ए कम्युलेटेड अमाउंट एंड आर नॉट पेड टू स्टॉक होल्डर एज अ डिविडेंड इज नोन एज। अर्निंग्स जो कम्युलेटिव अमाउंट है एंड नॉट पेड टू द स्टॉक होल्डर, जिसको हमने अभी तक अपने स्टॉक होल्डर को पेमेंट नहीं किया है एज अ डिविडेंड। जिस तरीके से हम डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड का मतलब होता है जो हमारे जो शेयर्स के बदले में हमें प्रॉफिट हुआ रहता है, तो वो डिविडेंड कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कॉमन अर्निंग, ऑप्शन बी प्रिफर्ड अर्निंग, ऑप्शन सी नॉन पेड अर्निंग, ऑप्शन डी रिटेन अर्निंग। तो 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि इसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर फॉर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर अर्निंग्स इज रिकॉर्डेड इन। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा, कैसे? एक्सपेक्टिंग फ्यूचर अर्निंग्स, और उसको जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है कि वो फ्यूचर में कितना अर्न कर सकती है, उसको हम कहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे? ऑप्शन ए एनुअल रिपोर्ट, ऑप्शन बी 5 ईयर रिपोर्ट, ऑप्शन सी एक्सचेंज रिपोर्ट, ऑप्शन डी स्टॉक रिपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो हम अपने इन्वेस्टर को दिखाना चाहते हैं तो उसको हम अपनी एनुअल रिपोर्ट में दिखाते हैं, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में जो हमारे इन्वेस्टर देखेंगे उसको जो डाटा पब्लिश होता है तो उसी के बेसिस पे वो पैसे हमारी कंपनी में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंक्लूड्स। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ऑप्शन ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑप्शन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें हम इन तीनों ही एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सभी की सभी इनफ्लो और आउटफ्लो को बताते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, इन्वेस्टिंग हो या फिर फाइनेंसिंग हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन कैश फ्लो व्हेन ए कंपनी इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन। आपको बताना है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो एक कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है फिक्स एसेट्स के लिए और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए वो कौन सा रिजल्ट होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज इक्विटी, ऑप्शन बी इंक्रीज लाइबिलिटी, ऑप्शन सी डिक्रीज कैश, ऑप्शन डी इंक्रीज कैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा
वो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज कैश। क्योंकि जब भी हम कोई फिक्स एसेट्स में पैसा लगाते हैं या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल में हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो बिजनेस से क्या होता है, पैसा जाता है, आउटफ्लो होता है, तो इसलिए डिक्रीज हो रहा है। कैश तो हमारे पास से जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्रीज कैश। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए कंपनी दैट इशू स्टॉक एंड बॉन्ड्स टू रेज फंड रिजल्ट इन। एक कंपनी जब स्टॉक को इशू करती है और बॉन्ड्स, स्टॉक और बॉन्ड्स को इशू करती है अपने फंड्स को रेज करने के लिए, तो ये क्या होता है? ऑप्शन ए डिक्रीज इन कैश, ऑप्शन बी इंक्रीज इन कैश, ऑप्शन सी इंक्रीज इन इक्विटी, ऑप्शन डी इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीज इन कैश। क्योंकि जब भी हम मार्केट में जाते हैं अपने स्टॉक या बॉन्ड को इशू करते हैं, तो उसका मेन रीज़न क्या होता है? पैसा इकट्ठा करना। तो बिजनेस में जब पैसा आएगा तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लो होता है। और किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारा फंड बढ़े, तो ये इंक्रीज इन कैश होगा। क्योंकि भैया हमारा इक्विटी जो है, इसको अपने पैसे को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो इंक्रीज इन कैश इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द परचेज वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर इट्स सर्विसेबल लाइफ इज कैटेगराइज एज। ऑप्शन ए एप्रिशिएट लाइबिलिटी, ऑप्शन बी एप्रिशिएटेड एसेट, ऑप्शन सी डेप्रिसिएशन, ऑप्शन डी एप्रिसिएशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन। क्योंकि जब भी किसी वैल्यू को, एसेट को हम परचेज करते हैं इसकी सर्विसेज लाइफ में, तो इसको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं ये समझ लीजिएगा। देखिए, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, इसको जब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी फर्म में कितना डेप्रिसिएशन हुआ है। आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो सीबीएसई बोर्ड में सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है, चाहे वो डीके गोयल बुक हो चाहे वो टीएस अग्रवाल बुक हो, तो पहला क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि डेप्रिसिएशन हम करते किस तरीके से हैं। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है एसेट्स की माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई इसकी एस्टिमेटेड लाइफ, तो ये आपका निकल आएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर है 34, द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। आपके बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ऑप्शन बी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, ऑप्शन सी बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो 34 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। क्योंकि बेसिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है उनमें ये तीनों चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है जी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लासीफाई कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट होता है वो क्लासीफाई करता है कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लो, ऑप्शन बी इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ऑप्शन सी इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लो, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 35 क्वेश्चन नंबर के लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये तीनों एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग की। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इन्हीं तीनों की बात करते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन आपको और आ सकता है कि ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हम कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसकी बात करते हैं। तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें हम इसको करते हैं। और मेथड इसके दो हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। तो जो मोस्ट पॉपुलरी मेथड है वो है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड भी हम करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड, दोनों ही तरीके से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, कैश फ्लो एग्जाम्पल्स फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी ई। आपको कैश फ्लो में एग्जाम्पल बताना है कौन सा एक्टिविटी का? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। ऑप्शन ए है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऑप्शन बी है रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ऑप्शन डी है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। तो 36 नंबर में आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बताना है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखिए हम कौन कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि जब भी हम किसी डिविडेंड का पेमेंट करेंगे तो हमने क्या कर रखा है, पहले ये समझ लीजिए। हमने जो है शेयर्स इशू किया हुआ था, उसके बदले हमने फ़ंड रेज कर रखा है। और जिन लोगों ने हमारी कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, वो हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो उनके जो शेयर्स हैं उनके बदले में हमें उनको डिविडेंड देना है। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है। अब दूसरा जो ऑप्शन है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं और वहाँ से हमें डिविडेंड मिला हुआ है, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनकम आ रही है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, हम कस्टमर से पैसा ले रहे हैं, तो ये भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आता है।
परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स जब हम करेंगे तो हमारे बिजनेस से आउटफ्लो होगा और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पेमेंट ऑफ डिविडेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बताना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कौन सा एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इशू ऑफ डिबेंचर, आपको पता है ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होता है हिस्सा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है। ऑप्शन सी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम कैश। ऑप्शन डी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज। तो आपको 37 क्वेश्चन के लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन के लिए। 38 है कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कैश फ्लो का कौन सा एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, ऑप्शन बी सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ऑप्शन सी इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट बाय ए बैंक, ऑप्शन डी इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 38 नंबर क्वेश्चन आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, आप इसको ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है विच आइटम्स कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटी इन कैश फ्लो। आपको ये बताना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश फ्लो में कौन सा आइटम है जो आता है। ऑप्शन ए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन बी इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन सी इंटरेस्ट पेड और ऑप्शन डी ऑल द एबव। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आपको पता है ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 40 है हु सजेस्ट प्रोडक्ट प्राइसिंग प्लेस प्रमोशन ऑल दीज इन कंपनी रिप्रेजेंट मार्केटिंग। मार्केट मिक्स में इन सभी चीज़ों को कौन किसने बताया है, किसने रिप्रेजेंट किया है। ऑप्शन ए नेल वार्डन, ऑप्शन बी नेल्सन, ऑप्शन सी फिलिप कोटलर, ऑप्शन डी स्टीफन मॉर्स। तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन के लिए नील वार्डन ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने बताया है कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस ऑन प्रमोशन यानी 4P इन्होंने दिया था और इसी में इन्होंने बताया ये सारी चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 41 है दिस P इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 7P ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा P है जो 7P में नहीं आता है मार्केटिंग मिक्स के। तो 7P में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन ये 4P में भी आता है 7P में भी आता है। इसके अलावा फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ें आपको दिखी हैं जो नहीं आती हैं, तो वो ऑप्शन है इसका पर्पस, क्योंकि पर्पस की कोई बात यहाँ तक हुई ही नहीं है कि वो 4P में आए। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है इट सर्व्स एज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ लीड्स जनरेशन फॉर एनी कंपनी। ऑप्शन ए येलो पेज, ऑप्शन बी ग्रीन पेज, ऑप्शन सी वाइट पेज, ऑप्शन डी ब्लू पेज। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज येलो पेज। क्वेश्चन नंबर 43 है मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन विच द ऑफर्स itself is not intend to make any monetary profit is called. Option A profit marketing, option B virtual marketing, option C digital marketing, option D non profit marketing. तो क्वेश्चन नंबर 3 that is क्वेश्चन नंबर 43 के लिए है ऑप्शन डी नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 44 है यूएसपी इज डिफाइंड एज। यूएसपी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ऑप्शन ए यूनिक सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी यूनिक सेल्स प्रोपोजिशन, ऑप्शन सी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ऑप्शन डी यूनिक स्ट्रेटजी प्रोपोजिशन। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 45 है द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ए लो इनिशियल प्राइस फॉर अट्रैक्टिंग ए large number of buyers quickly to cover a large market share is known as. Option A going rate pricing, option B penetration pricing, option C value based pricing, option D skimming pricing. right option हो जाएगा that is option number B penetration pricing. Question number 46 है a reduction in price on purchase during a stated period of time is known as. Option A sale, option B discount, option C allowance, option D none of the above.
राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए दैट इज डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 47 है सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू चार्ज इज नोन एज कॉस्ट प्लस प्राइस, ब्रेक इवन प्राइस, प्राइस इलास्टिसिटी और इनइलास्टिक। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 47 के लिए दैट इज हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 48 विच एमंग दीज इज कंसर्न विद प्राइसिंग पॉलिसी फॉर लेट एंट्रेंस टू द मार्केट। ऑप्शन ए मार्केट पेनिट्रेशन, ऑप्शन बी मार्केटिंग रिसर्च, ऑप्शन सी मार्केट स्कीमिंग, ऑप्शन डी मार्केटिंग स्किल्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 48 के लिए ऑप्शन ए मार्केट पेनिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 49 है विच एमंग दीज इज नॉट द नेचर एंड करेक्टर ऑफ सर्विस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो नेचर और करेक्टर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इंटेंजिबिलिटी, ऑप्शन बी ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन सी वेरिएबिलिटी, ऑप्शन डी पेरिसिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी जो है वो किसी का भी सर्विस का राइट ऑप्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइन। किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करते हैं। पर्सन्स डेडिकेशन टू परचेजिंग ए हाउस और फ्लैट, ऑप्शन बी यूज ऑफ कैपिटल ऑन एसेट टू रिसीव रिटर्न, ऑप्शन सी यूजेज ऑफ मनी ऑन ए प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑप्शन डी नेट एडिशंस मेड टू द नेचर्स कैपिटल स्टॉक। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज यूज ऑफ कैपिटल ऑन एसेट टू रिसीव रिटर्न। इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 51 है द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। आपको बताना है कि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ऑप्शन ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन बी ऑल फीचर ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर कंपनी ऑपरेशन, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड, ऑप्शन डी इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एवरी कंपनी। तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑल फीचर ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ कंपनी ऑपरेशन। ये कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, बहुत ही रिसर्च करके ये सारे क्वेश्चंस आपको ले आया हूँ। और ये पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कई पीजीटी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो केवीएस का हो, एनबीएस का हो या आर्मी पब्लिक स्कूल को हो। ये सभी पीजीटी में, यूपी स्टेट के भी पीजीटी में ऐसे आए हुए हैं और अदर स्टेट में भी ये पीजीटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं फालतू यहाँ पे लेके आया हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी बिल्कुल ना करिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करूँगा कि इस जो भी मेरे ये जो वीडियो आ रहे हैं अभी 100 क्वेश्चन वाले, इनमें से 90% आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके पीजीटी में आने वाले एग्जाम्स में। आर्मी पब्लिक हो चाहे आपका केवीएस के भी फॉर्म आने वाले हैं उसके लिए भी और नवोदय के लिए भी, तो आपको क्वेश्चन सारे मिलेंगे हमारी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑप्शन ए टू मिनिमाइज द रिस्क, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, ऑप्शन सी टू मैक्सिमाइज द ओनर्स वेल्थ, ऑप्शन डी टू रेज प्रॉफिट। तो 52 क्वेश्चन है टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है जीएसटी इज ए कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन। जीएसटी जो है वो कंजम्पशन है गुड्स एंड सर्विस का और ये किस पे बेस्ड है। ऑप्शन ए डेवलपमेंट, ऑप्शन बी डिविडेंड, ऑप्शन सी डेस्टिनी, ऑप्शन डी ड्यूरेशन और ऑप्शन ई है डेस्टिनेशन। तो इसमें 5 ऑप्शन है, इसको आपको सही आंसर देना है। तो 53 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई दैट इज डेस्टिनेशन। तो जीएसटी के बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात किए थे। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जो बंदा लेके जाता है वही जीएसटी पेमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है द फाइनेंस मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर। फाइनेंस मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सी जिम्मेदारी है उसके लिए। ऑप्शन ए अर्निंग कैपिटल एसेट ऑफ द कंपनी, ऑप्शन बी इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ए फंड, ऑप्शन सी अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, ऑप्शन डी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो जो एक फाइनेंस मैनेजर होता है वो अकाउंटेबल होता है आपके लिए कि वो अरेंज करे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है द मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। किसी भी शेयर की जो मार्केट वैल्यू होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट मार्केट, ऑप्शन बी द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी शेयर होल्डर, ऑप्शन डी द रिस्पेक्टिव कंपनीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द इन्वेस्टमेंट मार्केट। तो मार्केट जो वैल्यू होती है वो इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
क्वेश्चन नंबर 56 है द कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विथ। कैपिटल बजट जो होता है वो किसके लिए एसोसिएटेड होता है? ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट, ऑप्शन बी फिक्स एसेट्स, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म एसेट, ऑप्शन डी शॉर्ट टर्म एसेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 56 का, दैट इज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 57, ये क्वेश्चन कई बार आपके नेट एग्जाम में भी आया हुआ है और पीजीटी के कई एग्जाम्स में भी आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। CAPM स्टैंड फॉर ऑप्शन ए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ऑप्शन बी कैपिटल अमाउंट प्राइसिंग मॉडल, ऑप्शन सी कैपिटल अमाउंट प्राइसिंग मॉडल, ऑप्शन डी कैपिटल एसेट प्रिंटिंग मॉडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा CAPM, जिसकी हम बात करते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको रट लीजिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं कई पीजीटी एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 58 है व्हाट डज फाइनेंशियल लीवरेज मेजर। आपको फाइनेंशियल लेजर जो लीवरेज होता है वो क्या मेजर करता है? ऑप्शन ए नो चेंज विथ EBIT एंड EPS, ऑप्शन बी द सेंसिटिविटी ऑफ EBIT with percent change with respect to output, option C the sensibility of EPS with percent change in the EBIT level, option D percentage variation in the level of production। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए ऑप्शन नंबर सी द सेंसिटिविटी ऑफ EPS with percent change in the EBIT level। क्वेश्चन नंबर 59 है फ्रॉम द बिलो मेंशन आइटम विच आर फाइनेंशियल एसेट। आपको जो मेंशन आइटम दिए गए हैं इनमें से फाइनेंशियल एसेट्स कौन सा है? ऑप्शन ए मशीन्स, ऑप्शन बी बॉन्ड्स, ऑप्शन सी स्टॉक्स, ऑप्शन डी बी एंड सी। तो आपको दिख रहा होगा बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स है वो फाइनेंशियल एसेट होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है व्हाट इज़ द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या होता है आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी मशीनरी अकाउंट, ऑप्शन सी रियल अकाउंट, ऑप्शन डी नॉमिनल अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल एक बिजनेस के लिए क्या होता है और हम इसको कौन से अकाउंट में ट्रीट करते हैं ये आपको बताना है। तो ये हमारा रियल अकाउंट होता है क्योंकि कोई बंदा हमसे लेके जाता है उधार और बदले में वो हमें पैसे देगा, तो ये रियल अकाउंट की बात करते हैं हम। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड, एक बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ऑप्शन ए एन ऑर्डर टू पे, ऑप्शन बी एन रिक्वेस्ट टू पे, ऑप्शन सी ए प्रॉमिस टू पे, ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो यहाँ पे जो बातें होती हैं वो होती हैं कि एक ऑर्डर हुआ है किसके लिए? पेमेंट करने के लिए, तो ऑप्शन ए एन ऑर्डर टू पे। विच विल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन द सेम कंट्री, कौन सा बिल ऐसा होता है जो एक्सेप्ट होता है, ड्रॉ होता है और सेम कंट्री के अंदर होता है? कौन कौन सी चीज़ें? ऑप्शन ए ट्रेड बिल, ऑप्शन बी फॉरेन बिल, ऑप्शन सी इनलैंड बिल, ऑप्शन डी एकोमोडेशन बिल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ इनलैंड बिल, जो एक देश के अंदर होता है, मतलब वहाँ की ज़मीन में होता है, वही बिल यहाँ पे वो सेम कंट्री के लिए ड्रॉ होता है और एक्सेप्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है हु ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन ड्रॉ कर सकता है? ऑप्शन ए क्रेडिटर, ऑप्शन बी डेटर, ऑप्शन सी होल्डर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो बिल भैया यहाँ पे कौन ड्रॉ करता है? ड्रॉयर्स ड्रॉ करता है। आपको पता है एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, पहला होता है ड्रॉयर, दूसरा होता है ड्रॉई और तीसरा होता है पेई। अब यहाँ पे पेई कौन है? पेई का मतलब होता है जो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा कलेक्ट करता है, किससे? ड्रॉई से। तो वो कौन सा बंदा होता है आपका? वो पेई कहलाता है। तो 63 क्वेश्चन नंबर के लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज हो जाएगा होल्डर। तो होल्डर का मतलब होता है जो बिल का होल्डर होता है, मालिक होता है, वही बिल ऑफ एक्सचेंज को राइट करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है हु इज़ द पर्सन नोन एज हु ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, वो क्या कहलाता है? ड्रॉयर, पेई एंड ड्रॉई, नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया था ड्रॉयर होता है जिसको हम होल्डर भी बोलते हैं, जो मालिक होता है, जो गुड्स को सप्लाई किया है यानी गुड्स को उधार में बेचा है, जिसने बिल लिखा हुआ है, वो आपका ड्रॉयर कहलाता है। इसी को हम बिल्स रिसीवेबल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है व्हाट आर द 3 एडिशनल डेज नोन एज दैट अ ड्रॉयर गिव्स टू द ड्रॉई फॉर पेमेंट। वो 3 एडिशनल डेज हम किस तरीके से, किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम जानते हैं डेज ऑफ ग्रेस, क्योंकि 3 दिन जो एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपको पता है यहाँ पे किस तरीके की सिचुएशन होती है। 3 दिन किसी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एडिशनल टाइम मिलता है,
ठीक है, तो उसको हम डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं। इसके अलावा अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो जाता है तो ये 3 डेज़ की जगह 4 दिन हो जाता है, और प्री डिसाइडेड हॉलीडे डेज में ये 3 डेज जो होते थे वो 2 डेज कहलाते हैं। तो ये आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, तो वहाँ बहुत डिटेल्स में इन बातों को किया गया है। तो 65 के लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डेज ऑफ ग्रेस। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हेन द ड्रॉई साइंस द बिल इट इज़ कंसीडर एज। जब एक ड्रॉई एक बिल को साइन कर लेता है तो वो किस तरीके से इसको कंसीडर करता है? ऑप्शन ए एक्सेप्टेड, ऑप्शन बी रिटायर्ड, ऑप्शन सी रिन्यूड, ऑप्शन डी इंडोर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेप्टेड, क्योंकि उसने बिल पे साइन कर लिया तो वो तैयार होगा कि हाँ भैया मैं इसको पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं आपका पैसा पेमेंट कर ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, वाइट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन। ऑप्शन ए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ऑप्शन बी कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी ब्लैंक एक्सेप्टेंस, ऑप्शन डी जनरल एक्सेप्टेंस। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जनरल एक्सेप्टेंस, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस होती है किसी भी बिल के लिए उसको विदाउट एनी कंडीशन जब हम करते हैं तो उसको जनरल एक्सेप्टेंस ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हेन द बिल इज नोटेड फ्रॉम द नोटरी पब्लिक इट इज़ नोन एज। जब किसी भी बिल को हम नोटरी पब्लिक के द्वारा नोट करते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, किस तरीके से जानते हैं? ऑप्शन ए नोटिंग, ऑप्शन बी डिस्काउंटिंग, ऑप्शन सी एक्सेप्टिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 के लिए वो हो जाएगा नोटिंग, क्योंकि हम उसको नोटिंग कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट इज़ द रिटेनिंग ए बिल अंडर रिबेट मीन्स। जब भी किसी बिल को हम रिटेन करते हैं अंडर रिबेट की कंडीशन में तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए मेकिंग ए पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट, ऑप्शन बी डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल, ऑप्शन सी मेकिंग ए पेमेंट ऑफ बिल आफ्टर द ड्यू डेट, ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेकिंग ए पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के पहले होता है। कंडीशन क्या बनती है? कोई भी बिल है उसको हम अंडर डिस्काउंट लेते हैं, अंडर रिबेट लेते हैं, उसको वो बंदा बोलता है कि ठीक है भैया हम पहले पेमेंट कर दे रहे हैं, हमको कुछ एक्स्ट्रा छूट दे दीजिए, तो ये रिबेट की कंडीशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ कॉस्ट रेशियो ऑफ गुड्स आर। ऑप्शन ए अंडरमाइंडेड, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी इक्वल, ऑप्शन डी डिफरेंट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 71 है, द टर्म यूरो करेंसी मार्केट रिफर्स टू। यूरो करेंसी का जो मार्केट है वो कौन सी टर्म को रिफर करता है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑप्शन बी द मार्केट वेयर द बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ऑफ करेंसी टेक प्लेस आउटसाइड द कंट्री ऑफ इशू, ऑप्शन सी द कंट्री विच हैव adopted euro as their currency, ऑप्शन डी द मार्केट इन विच यूरो इज एक्सचेंज फॉर अदर करेंसी। तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द मार्केट वेयर द बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ऑफ करेंसी टेक प्लेस आउटसाइड द कंट्री ऑफ इशू। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सजेस्टेड दैट फॉर्म सीक्स द पेंट्रेट न्यू मार्केट ओवर टाइम? ऑप्शन ए इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी, ऑप्शन बी प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, ऑप्शन सी थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 73 है, डंपिंग रिफर्स टू। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा जा चुका है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, कई बार आया हुआ है। ऑप्शन ए है रिड्यूसिंग ट्रैफिक, ऑप्शन बी है सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट लो ए प्राइस बिलो दियर कॉस्ट एंड प्राइस इन होम मार्केट, ऑप्शन सी है बाइंग गुड्स एट लो प्राइस अब्रॉड एंड सेलिंग एट हायर प्राइस लोकली, ऑप्शन डी है एक्सपेंसिव गुड्स सेलिंग फॉर लो प्राइस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड ए लो ए प्राइस बिलो दियर कॉस्ट एंड प्राइस एट होम मार्केट। डंपिंग का यही मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 74, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर बिकॉज ऑफ। देखिए दोनों ट्रेड की बात होती है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का, इनमें क्या डिफर होता है? क्योंकि ऑप्शन ए डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑप्शन बी इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ऑप्शन सी ट्रेडर्स रिस्ट्रिक्शंस, ऑप्शन बी ऑल द एबव। तो यहाँ पे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो इसमें ऑल द एबव यानी सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिफ़र करते हैं, यानी सारे के सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, द मार्जिन ऑफ ए करेंसी फ्यूचर शुड बी मेंटेन विद द
clearing house by option A the seller, option B the buyer, option C either the buyer or the seller as per the agreement between them, option D both the buyer and the seller। राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ द बायर एंड द सेलर। क्वेश्चन नंबर 76 है द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू करेंसी ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन ए फॉरेन करेंसी रूपी ऑप्शन इज अवेलेबल इन इंडिया, ऑप्शन बी एन अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सपेक्टेड ऑन एनी डेज ड्यूरिंग इट्स करेंसी, ऑप्शन सी पुट ऑप्शन गिव the buyer the right to sell the foreign currency, option D call option will be used by expectors। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 76 के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी कॉल ऑप्शन कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्टर्स। 77 है गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए कॉमर्शियल पॉलिसी, ऑप्शन बी फिजिकल पॉलिसी, ऑप्शन सी मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन डी फाइनेंस पॉलिसी। इन चारों के लेके मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ तो वहाँ पे इसकी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। फिलहाल मैं इसका राइट ऑप्शन जो आपको बता देता हूँ वो हो जाएगा ऑप्शन ए कॉमर्शियल पॉलिसी। तो ये वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ कॉमर्शियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंस पॉलिसी पे। आप वेट करिएगा, वहाँ पे बहुत डिटेल्स में इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड, इनमें से कौन सा है जो इंटरनेशनल ट्रेड है। ऑप्शन ए ट्रेड बिटवीन कंट्री, ऑप्शन बी ट्रेड बिटवीन रीजन्स, ऑप्शन सी ट्रेड बिटवीन प्रोविंस, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 79 है मार्केट इन विच करेंसी बाई एंड सेल एंड देयर प्राइस सेटल्ड on it is called the, option A international bond market, option B international capital market, option C foreign exchange market, option D euro currency market। तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्वेश्चन नंबर 80 है ए कंपनी इज फॉर्म्ड बाई, ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी डायरेक्टर, ऑप्शन सी प्रमोटर, ऑप्शन डी ओनर। तो किसके द्वारा फॉर्म होती है वो होती है प्रमोटर्स के द्वारा। अपने कंपनी एक्ट में इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 81 है द वर्ड लिमिटेड शुड अपीयर आफ्टर द नेम ऑफ, ऑप्शन ए पार्टनरशिप, ऑप्शन बी रजिस्टर्ड कंपनी, ऑप्शन बी स्टैट्यूटरी कंपनी, ऑप्शन डी चार्टर्ड कंपनी। तो ये किसके बाद होता है, यानी लिमिटेड वर्ड जो होता है वो किस वर्ड के बाद यूज़ होता है, वो होता है रजिस्टर्ड कंपनी जो अपने आप को लिमिटेड करती है बाय इट्स शेयर बाय इट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 82 है डिफर्ड शेयर आर जनरली इशूड टू, ऑप्शन ए प्रमोटर्स, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी जनरल पब्लिक, ऑप्शन डी है मैनेजिंग एजेंट्स। तो किसको डिफर्ड शेयर्स वो इशू करती है कोई भी कंपनी, तो वो करती है अपने प्रमोटर्स को। 83 द मिनिमम मेंबर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसके मिनिमम मेंबर जो होते हैं वो होते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 84 है शेयर प्रीमियम इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन, शेयर जो प्रीमियम होता है उसको हम बैलेंस शीट में किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए डिडक्ट फ्रॉम द एसेट साइड, ऑप्शन बी लाइबिलिटी, ऑप्शन सी डिडक्शन इन पेड अप कैपिटल, ऑप्शन डी एसेट। तो शेयर जो प्रीमियम होता है उसको हम बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करते हैं और किस तरीके से शो करते हैं, वो करते हैं हम लाइबिलिटी साइड में शो, क्योंकि वो रिजर्व एंड सरप्लस होता है हमारे बिजनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 है शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड फॉर, शेयर प्रीमियम का जो पैसा होता है उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, ऑप्शन बी पेमेंट ऑफ डिवेंचर, ऑप्शन सी पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऑप्शन डी राइटिंग ऑफ गुडविल। तो जो इसका पेमेंट होता है, जो शेयर प्रीमियम का पैसा होता है उसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर जब कोई भी कंपनी इशू करती है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट, कौन कौन सी कंडीशन में डिवेंचर इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट की कंडीशन में, प्रीमियम की कंडीशन में, पार की कंडीशन में, या तीनों ही कंडीशन में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा डिवेंचर्स तीनों ही कंडीशन में इशू हो सकते हैं, लेकिन जब शेयर की बात करें तो शेयर सिर्फ 2 कंडीशन में इशू हो सकते हैं। कंपनी एक्ट 2013 में इसके बारे में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। 2013 कंपनी एक्ट आने के पहले कंपनी जो भी थी वो शेयर्स को डिस्काउंट में भी इशू किया करती थी, लेकिन अब वो शेयर को डिस्काउंट में इशू पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है फिलहाल।
तो कंपनी एट अ पार एट अ प्रीमियम पे इशू करती हैं, लेकिन जो डिवेंचर्स होते हैं वो तीनों ही कंडीशंस में इशू हो सकते हैं। तो ऑल द एबव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाउ मैनी मेंबर हैव टू साइन ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। जब एक प्राइवेट कंपनी होगी तो कितने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सदस्य होंगे जो साइन करेंगे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 10। तो इसमें 2 मेंबर का होना ज़रूरी है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए प्रॉस्पेक्टस, ऑप्शन बी डिवेंचर, ऑप्शन सी शेयर, ऑप्शन डी कॉमन सील। तो एक ऑफिशियल सिग्नेचर जो कंपनी की है वो क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कॉमन सील, क्योंकि कॉमन सील जो होती है वो ऑफिशियल सिग्नेचर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन नोन एज। एक कंपनी जो मैनेज्ड होती है किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑप्शन बी ग्रुप ऑफ मेंबर, ऑप्शन सी टीम ऑफ शेयर होल्डर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90 है, मूविंग अलोंग एंड डिफरेंट कर्व द। ऑप्शन ए कंज्यूमर प्रेफर सम ऑफ द कंजम्पशन पॉइंट टू अदर, ऑप्शन बी मैनेजरल marginal rate of substitution for a good increase or as more of the goods is consumed, option C marginal rate of substitution is constant, option D consumers don't prefer one consumption point to another। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कंज्यूमर डोंट प्रेफर वन कंजम्पशन पॉइंट टू अनदर। द स्लोप इन डिफरेंस कर्व इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन सी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 92 है, वाई इज द इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, फिलहाल यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ड्यू टू कंटिन्यूअस डिक्लाइन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इस वजह से कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ऑप्शन ए हायर द indifference curve higher the level of satisfaction, option B indifference curve is downward sloping, option C indifference curve is convex to the origin, option D two indifference curve cannot insect each other। तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 94 है, हिक्स एंड एलन बिलीव्स दैट यूटिलिटी। हिक्स और एलन क्या विश्वास करते हैं यूटिलिटी के बारे में। ऑप्शन ए कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर, ऑप्शन बी कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर, ऑप्शन सी कैन नॉट बी मेजर, ऑप्शन बी कैन नॉट बी एक्सप्रेस। तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैन बी मेजर इन ऑर्डिनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 95 है, एज बी मूव डाउन द इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ट्रेंड टू। ऑप्शन ए यूनिटी, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी डेक्लाइन, ऑप्शन डी राइज। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डेक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 96 है, इन इंडिफरेंस मैप हायर आईसी इंडिकेट। ऑप्शन ए लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन बी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन सी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन डी आयर हायर और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करता है जब हमारा इंडिफरेंस मैप हायर होता है आईसी इंडिकेट्स में। क्वेश्चन नंबर 97 है, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट कट ईच अदर बिकॉज। दो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए है दे रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द सेम सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन बी द स्लोप डाउनवर्ड्स, ऑप्शन सी ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ए डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन डी दे आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा 97 के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ए डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 98 है, एन इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू। एक इंडिफरेंस कर्व रिलेटेड होता है किससे। ऑप्शन ए चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ऑप्शन बी प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई, ऑप्शन सी कंज्यूमर इनकम, ऑप्शन डी टोटल यूटिलिटी फ्रॉम गुड एक्स एंड वाई। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कंज्यूमर इनकम।
क्वेश्चन नंबर 99 है, एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड राइट सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर रिजल्ट इन ऑप्शन ए डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन सी ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन डी सेम सेटिस्फैक्शन। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सेम सेटिस्फैक्शन। और आज की वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है परचेजिंग गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इम्पोर्ट, ऑप्शन बी इंटरपोर्ट, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट और ऑप्शन डी री एक्सपोर्ट। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज इम्पोर्ट। तो ये था मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई 100% दूंगा। तो आपका वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़े और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहें। थैंक यू सो मच।